हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शार्क टैंक इंडिया टर्म एंड कैलकुलेशन के इस वीडियो में। इसके पहले जो वीडियो बनाया था अपन ने, करीबन 20 टर्म ऐसी थी जो शार्क टैंक या कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हैं तो उसमें ये यूज में आती है। तो आज अपन जो आगे की रिमेनिंग टर्म है उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे ये जो आई आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का अपना सबसे पहला नंबर का टर्म है परचेज ऑर्डर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीओ। तो ये डॉक्यूमेंट क्या, एक डॉक्यूमेंट रहेगा फ्रॉम बायर एग्रीइंग टू परचेज बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर। तो एक एग्रीमेंट होगा, एक डॉक्यूमेंट रहेगा कि जो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है ए एंड एक कोई सप्लायर है, तो आपको यहाँ पे 1000 कोई भी आइटम चाहिए हैं आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आप एक से खरीदेंगे, एक कोई सप्लायर रहेगा, उससे आप खरीद रहे हैं कितने 1000 आइटम्स। तो इसका जो एग्रीमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। मतलब आपका एक तरह से एग्रीमेंट है कि भाई आपको मंथली हो सकता है कि 1000 मंथली आइटम ये आपको सप्लाई करेगा 1 ईयर तक। तो एक तरह का आपका एग्रीमेंट होगा, तो इसको बोलते हैं अपन परचेज ऑर्डर। सेकंड नंबर अपन देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, आपने अधिकतर देखा होगा कॉपीराइट, कोई भी मूवी आप डाउनलोड करते हैं या बुक, तो क्या अनदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको अपन आईपी भी बोलते हैं। बट काय के लिए है, मूवीज, पिक्चर्स, बुक, सॉन्ग, वेबसाइट एक्सेट्रा, मतलब जिनकी कॉपी बनाई जा सकती है उन साइट के लिए। जैसे कोई ने आपने एक मूवी डाली है तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, ये क्या उसका एक जो उसका डायरेक्टर है, उसका प्रोड्यूसर है, उसकी प्रॉपर्टी है, आप उसको कॉपी करके नहीं डाल सकते, वो इलीगल रहेगा। कोई भी किसी ने फोटो डाली है आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। बुक, सॉन्ग्स, वेबसाइट, जब तक कि आप ऑफिशियल परमिशन नहीं लेते आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है, कॉपीराइट। तो आपका ये रूल है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कोई भी कॉपी नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी प्रॉपर परमिशन ना ले। तो ये कहलाता है कॉपीराइट। तो ये पर्टिकुलर चलता है इन चीज़ों में, जो कि मेरा मूवी हुई, पिक्चर हुई, बुक, सॉन्ग, वेबसाइट, इस तरह की जो चीज़ है जो कि ओपनली अवेलेबल है एंड आप डाउनलोड करके उसकी सेकंड कॉपी बना सकते हैं। तो आपको अलाउ नहीं है वो, ये कहलाता है मेरा कॉपीराइट। अभी इसमें नेक्स्ट टर्म आती है स्केलेबिलिटी, मतलब आपकी आगे बढ़ाने की क्षमता। आपकी कोई भी एक कंपनी है, उसका आप कितने आगे तक ले जा सकते हो। तो स्केलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम टू हैंडल ए ग्रोइंग अमाउंट ऑफ वर्क बाय एडिंग रिसोर्सेस। एक कंपनी है, आप उसको कितने रिसोर्स और आगे लगा के, कितना और मनी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करके आप उसको कितने आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, मेरे स्केल, मतलब जो मेरा कंपनी है उसका ग्रोथ कितना है, उसको कितने आगे तक ले जा सकते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू ग्रो रिफर टू बिजनेस एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीजिंग, क्या क्या हो सकता है, सेल्स वॉल्यूम, मेंटेनिंग, मीटिंग मार्केट डिमांड एक्सेट्रा। तो ये सब आएगी कि आप इनके कितना इंक्रीज करके इसको आप अपने बिजनेस को कितना आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये कहलाती है स्केलेबिलिटी। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कोई भी एक कंपनी रहती है, नाइकी हुई या बड़ी कंपनी हुई, इनका एक सिंबल रहेगा, ये सिंबल को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो क्या रहता है ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क उनके लिए है कि आपका नाइकी का एक सिंबल रहेगा कुछ भी, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी आईपी है, लेकिन किसके फॉर्म में, बट फॉर ये रिकॉग्नाइज, या तो वर्ड रहेगा कोई में, वर्ड में एक सिंबल रहेगा, जैसे मैंने बताया नाइकी का कोई साइन है, या डिजाइन दैट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस। आपके जितने भी है, आपके एप्पल हुए, डेल हुआ, कोई भी कंपनी, सबका एक सेपरेट सिंबल बना रहता है। अब वो सिंबल को कॉपी नहीं कर सकते, वो ट्रेडमार्क है, उससे लोग पहचानते हैं कि ये मेरा एप्पल का है। जैसे एप्पल का साइन है तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, तो हमेशा वो, क्योंकि ट्रेडमार्क किसके लिए, एप्पल के लिए है। तो जैसे कि दिस कुड भी ब्रांड नेम हो सकता है, क्या क्या, जैसे नाइकी, सोनी। प्रोडक्ट नेम लाइक नाइकी के कोई भी प्रोडक्ट, एक नाइकी लाइट शूज आएंगे या नाइकी स्मार्ट शूज आएंगे, तो ये इसकी क्या है, इसकी ट्रेडमार्क है, विद ट्रेडमार्क, तो उनका एक सेपरेट ट्रेडमार्क रहेगा। नो अदर कंपनी कैन बी यूज दिस ब्रांड नेम, लोगो, प्रोडक्ट नेम, स्लोगन। तो क्योंकि आप इसका मिस यूज नहीं कर सकते, हो सकता है क्योंकि एप्पल काफी महंगा है काफी, तो आप उसका सेम ट्रेड बना के उसका डुप्लीकेट बना के बेच सकते हो, लेकिन ये
इलीगल है वो अलाउ नहीं रहेगा, तो क्योंकि वो ट्रेडमार्क है। तो ये क्या कहलाता है, ये है इनका ट्रेड मार्क। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब इसमें एक टर्म यूज होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू गेट समवन बाय और प्रोडक्ट और यूज योर सर्विस। या तो आपकी एक कोई कंपनी है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या आपका एक कोई प्रोडक्ट है, आप उनको सेल करने के लिए आप कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं। इन ए वेरी सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कितना, 1000 रुपीज़ का, एंड 100 पीपल बाय योर प्रोडक्ट। तो मैंने, हो सकता है कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैंने एक ऐड डाला है जहाँ पे मैंने कितने 1000 रुपये खर्च किए हैं। इसके खर्च करने पर क्या, मुझे 100 पीपल उसके थ्रू मेरे पास आए हैं। तो मेरा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या रहेगा, जो 1000 है इसकी डिवाइड बाय 100, तो इससे कट जाएगा तो मेरा कितना, 10 रुपीज़। ये मेरा क्या रहेगा पर कस्टमर, 10 रुपीज़ पर कस्टमर क्या हो गया मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो इस तरह से, ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, जब लोग क्या है इसमें लाखों रुपए लगाते हैं एडवर्टाइज में, तो उसकी वजह से कितने पीपल आए एंड उसको वो डिवाइड करके इसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये होता है एकदम सिंपल फार्मूला, ये आपने जितने रुपए खर्च किए एंड आपको कितना पीपल आए उससे, ठीक है। इसके बाद आता है कन्वर्टेबल लोन। आपने सार्क में सुना होगा, ये काफी यूज में आता है। तो कन्वर्टेबल लोन क्या होता है कि इसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी क्या होता है, अपन ने लास्ट वीडियो में समझा है कि मेरा कितना 10% इक्विटी, 20%, लेकिन इसमें क्या है, लोन की तरह यूज कर रहा है वो, कि अ लोन दैट एक्सटेंडेड टू बिजनेस दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 10,000 रुपीज़ खर्चा किए हैं तो मैंने लोन दिया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्टेबल है, मतलब मैं इसको इक्विटी में, कि भाई इसके बदले में मुझे 2% का इक्विटी चाहिए। तो द वैल्यू ऑफ द लोन, फॉर एग्जाम्पल एक लोन है कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ का लोन है, वुड टर्न इनटू 10,000 वर्थ ऑफ इक्विटी। तो इसके अंदर में कितनी इक्विटी आ रही है, आपको कितने शेयर आ रहे हैं, कितने परसेंट आपके शेयर जा रहे हैं, तो 1%, 2%, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, दिस लोन डज नॉट हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू, इन्वेस्टर नो लॉन्गर बिलीव इन द कंपनी। यदि आपने जैसे 10 लाख का दिया है और आपको कंपनी को बिलीव नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस कंपनी से बोल सकते हो कि भाई मुझे 10,000 मेरा रिटर्न करो, प्लस कोई भी मेरा एक परसेंटेज रहेगा जिसका वो उसका इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। तो ही कुड जस्ट गेट देयर मनी बैक प्लस इंटरेस्ट। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि मेरा 2% का है, भाई तुम्हारा लॉस हो रहा है तो मुझे 2% का ही मिलेगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, इसको कन्वर्ट करके आपको बोल सकता है कि भाई मुझे 10,000 का मुझे मनी बैक करो, प्लस जो भी इंटरेस्ट हुआ है, जो भी परसेंटेज है उस समय का मार्केट परसेंटेज, ठीक है। तो ये बोलते हैं कन्वर्टेबल लोन, आपका जो लोन है वो कन्वर्ट कर दें आपको इक्विटी में। चलिए नेक्स्ट टर्म समझते हैं, एक्विहायर। ये देखिए, ये आईटी कंपनी वगैरह रहती है, इस तरह की जो कंपनियां रहती है आईटी वाली, उनमें काफ़ी यूज आता है। क्या, बाइंग ए कंपनी इन ऑर्डर टू रिक्रूट देयर एम्प्लॉइज टू वर्क फॉर यू। तो उनको ज़्यादा कंपनी से ज़्यादा मतलब नहीं है, उनका जो प्राइमरी फोकस है उसके अंदर जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, उनके वो आपके लिए काम करें। तो एन एक्ट इंस्टेंस ऑफ बाइंग आउट ए कंपनी प्राइमरीली फॉर द स्किल एंड एक्सपर्टीज। मतलब जो आपका जो वहाँ के एम्प्लॉय है, जहाँ उनका जो स्किल है एंड एक्सपर्टीज है, आपको उससे ज़्यादा मतलब है, रेदर देन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो आपको उसकी जो प्रोडक्ट है उससे सर्विसेज से ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, आपका मेन फोकस क्या रहेगा, उसकी एक्सपर्टीज, जो उसके एम्प्लॉय है या जो भी उसकी एक्सपर्टीज है उससे आपको मतलब रहेगा। ये कहलाता है एक्विहायर। इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, एडवाइजरी शेयर्स। तो एडवाइजरी शेयर क्या होता है, एकदम सिमिलर शेयर की तरह ही रहेगा। तो क्या रहेगा, सिमिलर टू रेगुलर शेयर ऑफ बिजनेस बट गिव टू एडवाइजर्स ऑफ द कंपनीज रेदर देन द एम्प्लॉय। तो इसका जो मेन फोकस क्या रहेगा, जो एडवाइजरी शेयर रहेंगे वो काय के लिए रहेंगे, कंपनीज, ना कि एम्प्लॉय के लिए। एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो और क्लियर होगा कि क्या है, कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एडवाइजर हु ऑफर एडवाइस टू स्टार्टअप एट मंथली मीटिंग्स में रिसीव ए स्मॉलर परसेंटेज, एकदम बहुत छोटा परसेंटेज है, 0.25%। तो क्या करेगा, तो जो एक एम्प्लॉय है जो क्या करेगा, सिर्फ आपको जो आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी सिर्फ उसमें आपको अटेंड करेगा,
तो a business in the idea stage may be give only 0.25%, very small percentage equity of startup advisor who attend monthly meeting। तो उसका क्या रोल रहेगा, सिर्फ वो कुछ मंथली मीटिंग के लिए आएगा एंड आपको एडवाइज करेगा। तो उसका परसेंटेज कितना है, एकदम बहुत कम परसेंटेज रहता है। जनरली आपका जैसे 12% की डील है तो आपको हो सकता है कि 0.25%, 1% आप इसको क्या करेंगे, एडवाइजरी शेयर देंगे। तो जो परसेंट रहेगा सिर्फ वो उसका क्या रोल रहेगा कि कोई भी आपकी जो मीटिंग रहेगी जो आपके एडवाइस करने के लिए उस तरह की मीटिंग में, तो उसका क्या परसेंट रहेगा, 0.25%। तो ये कहलाते हैं एडवाइजरी शेयर। जनरली जो शार्क रहेंगे तो हो सकता है कि वो कहेंगे 50%, फिर वो बोलेंगे कि नहीं भाई आपको 40% आपको नॉर्मल शेयर रहेंगे, रेगुलर इक्विटी, एंड आपको 1% हो सकता है कि आपका एडवाइजरी शेयर रहेंगे, एडवाइजरी शेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवाइजरी शेयर। तो मैं ज़्यादा जो भी है जो एग्जांपल दिया आप इसको पॉज करके पढ़ते जाइए सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म समझते हैं। अब ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री मनी एंड पोस्ट मनी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक फैक्ट्री बनाया है, आप दो लोगों ने फ्रेंड ने मिलकर बनाया है। आपने एक ने 10,000 डाले हैं, दूसरे ने भी 10,000 डाले हैं, 50-50 के परसेंटेज के पार्टनर है। इसमें अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया आपने किसी और से, तो ये आपकी कहलाएगी प्री मनी। क्या होगा, प्री मनी वैल्यू डिटर्मिनेंट बिफोर टेकिंग एक्सटर्नल फंडिंग और द लेटेस्ट फंडिंग इनटू अकाउंट। इस सिंपली मींस स्टार्ट अप फंडिंग बिफोर इज ऑब्टेन एनी इन्वेस्टर। मतलब देखिए आपने ये कंपनी खोल रहे हैं, सिर्फ आपने अपना पैसा लगाया है, आपने किसी शार्क या किसी और बिजनेसमैन से इसमें कोई भी फंडिंग नहीं ली है ना, आपने कोई लोन लिया है। तो ये जो स्टार्टअप रहता है उसकी जो फंडिंग है ये क्या कहलाती है, आपकी प्री मनी। अभी पोस्ट मनी इसका जैसा अपोजिट हो जाएगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट से आप और भी पैसा ले लेंगे कि आपने 10% इक्विटी किसी को सेल कर दी है या 20% सेल कर दी है अलग अलग पर्सन को, तो जो वो मनी भी आ जाएगी इसके अंदर, तो वो मेरा कहलाएगा पोस्ट मनी। तो पोस्ट मनी डिफर फ्रॉम प्री मनी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट एक्सटर्नल फंडिंग, लेटेस्ट फंडिंग। मतलब आप जो फंडिंग ले रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, वो भी प्लस हो जाएगी। दिस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। मतलब आपका एक मंथ के बाद जो प्रॉफिट आया वो भी ऐड हो जाएगा। आपने किसी से इन्वेस्टमेंट किसी को आपने इंक्लूड किया है। पोस्ट मनी कैन ओनली बी डिटर्मिनेंट आफ्टर इन्वेस्टमेंट आर मेड व्हाइल प्री मनी डज नॉट कंसिडर इन्वेस्टमेंट टू ऑल। ये देखिए ये दोनों में डिफरेंस है। प्री मनी में आपने कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, आपने जो अमाउंट डाला है, पोस्ट मनी में आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया है दूसरों से। पोस्ट मनी वैल्यूएशन इज द कंपनी वैल्यू आफ्टर न्यू कैपिटल इंजेक्शन फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर आर एडेड इन द बैलेंस शीट। मतलब जो बैलेंस शीट आपकी रहेगी उसमें ये सारे अमाउंट ऐड हो जाएंगे, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ या कोई भी अदर अमाउंट है, तो ये कहलाता है मेरा पोस्ट मनी एंड प्री मनी। तो एकदम सिंपल है ये। प्री मनी मतलब आपने स्टार्टअप किया है और कोई भी मनी नहीं ली। पोस्ट मनी मतलब आपने सारे आपके जो भी प्रॉफिट है एंड सारा इन्वेस्टमेंट आपने इंक्लूड किया है। तो ये दोनों में डिफरेंस। फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी आपने देखा हो मैकडोनल्ड के काफ़ी सारे आपके हर शहर में एक ना एक स्टोर रहेगा, स्टारबक्स रहेंगे, डोमिनोज रहेंगे, या जो भी काफ़ी बड़ी फेमस कंपनियां हैं उनके आपके एक एक दो दो स्टोर रहेंगे। तो ये सब क्या कहलाती है, फ्रेंचाइजी कहलाती है। तो इनकी जो ओनर कंपनी है वो क्या कहलाएगा, फ्रेंचाइजर। एंड आप जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो बिजनेस खोलता है, वो उसका फ्रेंचाइजी या पार्टनर रहेगा। क्या क्या रहेगा, व्हेन एन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी पार्टनर फॉर ए जॉइंट वेंचर दे क्रिएट ए फ्रेंचाइजी। तो इनका एक फ्रेंचाइजी बिजनेस रहेगा कि वो आपको उनकी जो रेसिपी है वो देंगे एंड आपको स्टोर वगैरह रहेगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये उनकी फ्रेंचाइजी रहेगी। मल्टीपल फ्रेंचाइजी हो सकती है। तो द ओरिजिनल बिजनेस इज द फ्रेंचाइजर, मतलब जो ओनर है उसका रहेगा। दे सेल द राइट टू यू देयर ओन नेम एंड कॉन्सेप्ट। तो जो उनका कॉन्सेप्ट है एंड जो उनका नाम है, जो उनके प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां, स्टारबक्स है, डोमिनोज है, ये खाने पीने की जितनी भी कंपनियां, KFC है, तो उनकी अधिकतर क्या रहेंगी, हर शहर में एक फ्रेंचाइजी रहेगी। अब उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट देके आप वो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं एंड आपको राइट्स मिल जाएंगे सेल करने के। ठीक है, ये हो गया फ्रेंचाइजी। इसके बाद आता है लाइन ऑफ क्रेडिट। नाउ एक और टर्म सुना होगा,
लाइन ऑफ क्रेडिट। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या रहता है कि दिस इज द बेसिकली फाइनेंसिंग दैट यू नीड टू पे बैक द सर्टेन इंटरवल लेवल। क्या रहेगा, एक तरह से आपको एक अमाउंट मिलेगा, लोन मिलेगा लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम से, जिसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज 5% 10% का एक्स अमाउंट मिलेगा, जिसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल लें, इफ यू हैव ए मैन्युफैक्चरिंग कितने का 1 लाख रुपीस का बर्थ का प्रोडक्ट है, तो आपको कितना इसमें 1 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट में भी 1 लाख फॉर 5% इंटरेस्ट, ये आपका चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल लिया है अपन ने। दिस मीन दैट वंस यू क्रिएट एंड सेल द प्रोडक्ट, तो आपने इतना प्रोडक्ट और आपने सेल कर दिया है 1 लाख का, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू पे द ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख आपको पे करना है, प्लस आपका जो 5% का था। तो फॉर एग्जांपल 5% का आपका कितना हुआ 5000, तो आपको कितना 1,05,000 रिटर्न करना पड़ेगा। किसके लिए, 5% इंटरेस्ट है। तो एक तरह का आपका ये क्या हो गया, आपकी फाइनेंसिंग हेल्प हुई पर्टिकुलर काय के ऊपर, आप कितना सेल कर रहे हो या कितना प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ऊपर। तो ये कहलाता है मेरा लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पेटेंट। अभी देखिए ये काय के लिए यूज होता है, पेटेंट मतलब आपने अपना पेटेंट करा लिया है, मतलब कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है। आपने कोई नया इन्वेंशन किया है या नया कंपनी खोला है, तो उस प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना करे, उसके लिए आपको क्या पेटेंट कराना पड़ता है। ये फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आईपी, आपका आईपी बन जाएगा, मतलब आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है ऑन इन्वेंशन। दिस मीन दैट द ओनर ऑफ द पेटेंट कैन बी एक्सक्लूड एनीवन एल्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग दैट इन्वेंशन। तो आपने पर्टिकुलर एक नया कोई भी एक टेक्निक खोली है, एक इंजन बनाया है, तो आप उसको पेटेंट करा लेंगे, तो सिमिलर आपका उस तरह का सेम कोई कॉपी नहीं कर सकता है, वो आपका है। यदि वो कॉपी करता है तो आप उसको कोर्ट में ले जाके आप उससे अमाउंट आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपने उसको पेटेंट करा लिया है। आपने या कोई भी फूड का कोई नया इन्वेंशन किया है, आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, तो कोई उसको कॉपी नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पेप्सी हुआ, कोका कोला हुआ, इनने पेटेंट करा लिया है, तो कोई सिमिलर एकदम सेम टेस्ट का या सेम कंपनी के नेम का कोई कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनका इन्वेंशन है, उनने उसको पेटेंट करा लिया है। तो ये जो कई भी जो नई गाड़ियाँ आती हैं, इंजन बनते हैं, आप कोई भी मोटरसाइकिल बनाते हैं, तो हर पार्ट का एक सेपरेट पेटेंट होता है, आप उसको करा सकते हैं। उसके बाद सिमिलर कोई कॉपी नहीं कर सकता उसको, ठीक है। इसके बाद आता है, चलिए इसका लास्ट टर्म समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी यूज आता है। कॉन्टिजेंसी मीन्स आकस्मिकता, अचानक से कोई चीज़ हो जाए। आपको याद होगा 2008 में रिसेशन आया था काफ़ी बड़ा बैंकिंग सिस्टम में, तो काफ़ी सारे बैंक बंद हो गए थे। तो उसके बाद से क्या हुआ है कि अपना जो आरबीआई है उसने रेगुलेशन लाया था काय के लिए, नेगेटिव कंटिजेंसी, मतलब कि एकदम से यदि आपका मार्केट डाउन हो जाए, एकदम से जैसे अभी कोविड का सिचुएशन है, एकदम से कोई कोविड का सिचुएशन आ जाए, तो उस कंडीशन में बैंक कुछ अमाउंट उसके पास रहता है, फॉर एग्जांपल 8% अमाउंट रहेगा, इस परसेंटेज को वो उस समय यूज कर सकता है जब इस तरह की सिचुएशन आए, इस तरह की स्थिति बने, उस समय पे जो अमाउंट है उसका उस परसेंट को यूज करता है। तो ये कहलाता है कंटिजेंसी। यदि इसको अपन समझे डेफिनेशन, तो एन एग्रीमेंट टू द समथिंग एज, तो क्या है, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग एज लॉन्ग एज एन अदर थिंग हैपन। फॉर एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल कि कोई डील है, डील इज कंटिन्यूएंस ऑन XYZ हैपनिंग, ये कंडीशन है XYZ का। दिस मीन दैट द डील विल नॉट हैपन अनलेस XYZ हैपन, जब तक कि आपका वो रिसेशन या पर्टिकुलर वो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आए, जब तक आप उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कंटिन्यूएंसी। इफ XY डज नॉट वर्क आउट द डील विल फॉल आउट, मतलब ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं रहेगी तो वो अमाउंट सेम रहेगा, वो एक स्टोर रहेगा, उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूएंसी। तो ये बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने एकदम नेगेटिव कंटिन्यूएंसी इसका मेन रूल बना कर रखा है कि किसी भी बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको अपने सेविंग में रखना ही पड़ता है, कि कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो वो उस अमाउंट को निकाल के उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में काफ़ी सारे टर्म देखे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको नीचे डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।